गुड मॉर्निंग। आज मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय यौगिक की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको इस विषम चक्रीय यौगिक के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि किस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं, और उसके अलावा जो मैंने टॉपिक लिया था वो था आपके एरोमेटिसिटी का। तो ये नाम जैसे मैंने कुछ यहाँ अभी विषम चक्रीय यौगिक लिखा और साथ में यहाँ पर हमने बेंजीन लिखा है, तो नाम अब मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम आगे के टॉपिक लेंगे। पहले एक बार इनके नाम लिख देता हूँ। ये बेंजीन हो गया, ये हमने पिछले में बताया था थाया प्लस ओल यानी क्या हो गया ये थायोल। ये क्या हो गया एजा प्लस ओल यानी क्या हो गया एजोल। और ये ऑक्सा प्लस ओल यानी क्या हो गया ऑक्सोल। ऐसे अगर मान लो ये 6 मेंबर के अंदर होता तो हम इसको बोलते एजा प्लस इन एजीन। तो ये अभी हम लेंगे। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं जो टॉपिक है हमारा एरोमेटिक गुण। एरोमेटिक गुण का मैं आपको बता चुका था कि ये जो साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो वो एरोमेटिक होते हैं, यानी वो चक्रीय होना चाहिए। साइक्लिक यानी चक्रीय होना चाहिए, प्लेनर मतलब समतलीय होना चाहिए, संयुग्मित तंत्र यानी कि प्लेनर कंजुगेटेड यानी संयुग्मित तंत्र होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये उसमें उपस्थित होने चाहिए। तो वो यौगिक क्या होता है एरोमेटिक यौगिक कहलाता है, और ये गुण क्या होता है एरोमेटिकता कहलाती है, जिसमें मैंने बेंजीन के एग्जाम्पल से आपको पिछली बार बताया था। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या ये यौगिक जो है यानी विषम चक्रीय यौगिक यानी ये विषम चक्रीय मतलब जिसमें हेट्रोएटम उपस्थित है, क्या ये भी एरोमेटिसिटी को प्रदर्शित करते हैं अथवा नहीं प्रदर्शित करते। तो अब हम इनमें यूँ अगर हम देखें नॉर्मल फॉर्म में तो हमें यहाँ दिख ही रहा है जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि ये कंजुगेशन है प्लेनर है। तो यहाँ पर ये और 4n+2 यानी कौन सा अक्कल नियम जो हमने कहा था, यानी यहाँ पर 4+1 ये हो गया अपने 4+2 ये 4 × 1+2 यानी कितना हो गया यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन n बराबर अगर हमने 1 माना तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये भी एक तरह से कंजुगेशन में। तो ये वाला जो लॉन पेयर है ये भी कहाँ पर आ गया इसके साथ कंजुगेशन में। इसी तरह से यहाँ पर भी ये लॉन पेयर कंजुगेशन में, इसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉन पेयर। तो एक नॉर्मल अगर हम देखें तो ये सभी की सभी ये क्या है एरोमेटिक है। तो इस आधार पे अब हमको इसमें देखना है कि एरोमेटिक है तो इसमें किसका एरोमेटिक गुण ज़्यादा है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कार्बन का बता दिया, बेंजीन में आपको बता दिया था कि सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जो पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। ये अनहाइब्रिडाइज जो p कक्षक है यही यहाँ संकरण में पार्टिसिपेट, ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है उसी के इलेक्ट्रॉन जो है पूरे अणु पर क्या होते हैं डीलोकलाइज हो जाते हैं। जैसे ये इस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि सभी की सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और प्रत्येक कार्बन पर एक असंकृत p कक्षक उपस्थित होता है, यानी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और यही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जो सब पर एक एक इलेक्ट्रॉन है ये पूरे अणु पर क्या हो जाता है डीलोकलाइज हो जाता है इस तरह से। और इस डीलोकलाइजेशन के कारण ही यानी इस विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन का मतलब हो गया विस्थानीकरण, इस डीलोकलाइजेशन के कारण ही बेंजीन पर स्थायित्व आ जाता है। और हम इसी कारण से बेंजीन को इस प्रकार से भी लिखते हैं। ये जो इस प्रकार से हम डैश डैश करके दिखा रहे हैं, यानी हम दिखा रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया यानी विस्थानीकरण हो गया। अब इनमें किस तरीके से होता है, तो इसमें सबसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इन तीनों में से, वो लेता हूँ मैं एजोल का, क्योंकि एजोल और एजीन की बाद में तुलना की जाएगी तो हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी का संकरण हम लेंगे किस प्रकार से होता है। तो जैसे हमने लिया ये यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बन, हमने कहा कार्बन में यहाँ पर भी वही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, तो हमने कहा 1s2 ये इस प्रकार से हमने कह दिया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन और कार्बन, यानी 1s2 2s2 2p2 ये हमने यहाँ लिख दिया 2s और ये 2p। और अब ये क्योंकि हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले रहा है, मैं एक्साइटेड स्टेट नहीं लेकर डायरेक्ट ही इसमें ये जो हाइब्रिडाइज स्टेट है वो बताऊंगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर की तरफ हुआ तो 1s2 और ये इधर की तरफ, और यहाँ हमने कर दिया sp2 यानी ये हमने sp2 इस तरह से दिखा दिया।
ये क्या दिखा दिया हमने, sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने कार्बन को बताया। अब सेम इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का ले रहे हैं, यानी नाइट्रोजन में हमने नाइट्रोजन का लिया। नाइट्रोजन में हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यानी नाइट्रोजन का विन्यास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। अब इसमें भी हमने एक इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से ट्रांसफ़र करते हुए दिखा दिया, और नाइट्रोजन की हमने कर दिया sp2 संकरित अवस्था 1s2। मैं इस पेन से ही लेता हूँ इसको, ये भी sp2 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे भी sp2 संकरण दिखा दिया हमने, यानी हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, पायरोल का, या जिसको हम एजोल भी कहेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर में एजोल आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो मैंने नाइट्रोजन को यहाँ लिख दिया, नाइट्रोजन sp2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से 1s2 ये नाइट्रोजन। तो ये इस तरह से हमने कर दिया। अब देखते हैं हम किस तरीके से बॉन्डिंग है। ये नाइट्रोजन कितने, पहले तो हमें इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, और दोनों कार्बन कौन से हो गए, दोनों की दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, यानी ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, और खुद नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो अब ये इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और कार्बन यहाँ नीचे की तरफ बना देंगे। ये कार्बन sp2 हमने यहाँ दिखा दिया 1s2, और ये हमने कार्बन की, ये कार्बन बना दिया हमने sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर, यानी यहाँ पर भी हमने क्या दिखा दिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बार मैं नहीं लिखता यहाँ sp2, क्योंकि आपको ये पता ही है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अब इसमें हम कैसे कंबाइन करेंगे, एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी एक नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ गया, और दूसरा किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, यानी एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, और एक नाइट्रोजन अब बचा हुआ किससे जुड़ा है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो ये रहा एक हाइड्रोजन, मान लो हमने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ क्रॉस क्रॉस मतलब हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बता दिया। अब सेम इस पर हम बात करते हैं कार्बन पर। कार्बन पर ये कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक तो इससे, यानी किससे, दूसरे कार्बन से, और एक किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन से। यानी ये वाला जो है यहाँ पर, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक तो कार्बन sp2 से, और एक किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। यानी अगर मान लो मैं इसको 1 नंबर मानता हूँ तो ये 2 वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से 2 से इस तरह। ऐसे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला किससे जुड़ा है, नेक्स्ट कार्बन से, यानी ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये क्रॉस मैं दिखा देता हूँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से तो होगा ही इसके अंदर, ये हाइड्रोजन से। तो अब हम देख रहे हैं इसमें फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन है जो असंकृत p कक्षक के अंदर उपस्थित है। यानी यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है जो किसमें है, कार्बन में। तो प्रत्येक कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनहाइब्रिडाइज p कक्षक के अंदर है। यानी ये कहाँ पर है, ये असंकृत p कक्षक के अंदर, असंकृत p कक्षक, ये तो हमने यूँ ले लिया, ये असंकृत p कक्षक के अंदर उपस्थित है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं इस प्रकार से। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर जो असंकृत p कक्षक में है।
ये प्रत्येक पर कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो असंकृत पी कक्षक में है। ये रहा एक, ये एक और ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो असंकृत पी कक्षक के अंदर उपस्थित है। अब ये नाइट्रोजन जो sp2, तो ये एक हाइड्रोजन से दो कार्बन से, ये रहा दो कार्बन से, ये कार्बन नहीं बनाया मैंने, ये कार्बन से। ऐसे ही ये कार्बन जो है एक नाइट्रोजन से, ये हमने दिखा दिया, एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से, और ये और बाकी कौन सा हो गया, हाइड्रोजन से। ये आप यूँ समझ सकते हैं, अगर मैं इसको नंबरिंग 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, 4 देता हूँ और 5 नंबर देता हूँ, तो ये वाला अगर मान लो मैं इसको 2 बोल देता हूँ, ये दूसरा नंबर, तो इस वाले को मैं कौन सा बोलूँगा, 5। तो यानी एक नाइट्रोजन जो है वो 2 नंबर से भी जुड़ा हुआ है, ये रहा 2 से भी, और एक नाइट्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से भी जुड़ा हुआ है। अब बचा क्या, ये वाला जो कार्बन है इसका तो हमने बता दिया, ये रहा 3 और असंकृत पी कक्षक। अब ये वाला जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन, एक तरह से ये कौन सा नंबर हो गया, यानी 3 नंबर कार्बन हुआ। ये जो 2 नंबर वाला कार्बन है ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। ऐसी जो 5 नंबर वाला जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये इनकी नंबरिंग है। और बाकी ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए है ही, ये हाइड्रोजन से, ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है ये। तो ये इस तरह से ये भी कार्बन जो होंगे sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में, नाइट्रोजन भी sp2। अब असंकृत पी कक्षक पर जो p इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन, वो पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज हो जाएगा, ये पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पूरे मॉलिक्यूल पर हमने इसको डीलोकलाइज होते दिखा दिया। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन, असंकृत पी कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार पूरे अणु पर डीलोकलाइज हो जाते हैं जैसे बेंजीन में डीलोकलाइज होते हैं। हालांकि अभी हम आगे देखेंगे कि इनमें जो संरचना है उसमें भी अंतर आएगा, यानी हम इसकी बिल्कुल ऐसे प्योर स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते जैसे कि हम जैसे इसमें हम यूँ नहीं लिख सकते, जैसे मान लो मैं ये थायोल बना रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको। उसका कारण क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। अब हमें ये पता है कि बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कितने प्रकार की होती है। तो ये बेंजीन की हम अनुनादी संरचना बना रहे हैं। ये हुई आपके केकुले स्ट्रक्चर, ये हुई डेवार स्ट्रक्चर, ये आयनिक स्ट्रक्चर, और ये हुई मुक्त मूलक स्ट्रक्चर। तो ये जो बेंजीन है इसका ये हमने लिखा है रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं आपको इसमें ये तो बता ही चुका हूँ कि इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इनमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर डीलोकलाइज हो जाते हैं जिस तरह से बेंजीन में होता है। लेकिन इसमें और उसमें अंतर होता है, वो किस प्रकार का अंतर है वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन की ये कैकुले स्ट्रक्चर है। बेंजीन की कैकुले स्ट्रक्चर का हमको ध्यान है कि मोर कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, यानी अनुनादी संकर के अंदर। बेंजीन के अनुनादी संकर में इसका योगदान सबसे अधिक होता है। फिर डेवा ये लगभग 80% होता है, ये लगभग कितना हो गया, ये लगभग 20% होता है, और बचा हुआ यानी कि 1% से भी कम जो होता है वो इनका योगदान होता है।
तो इसलिए जो बेंजीन में है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण रूप से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जहाँ पर भी और ये इसी वजह से जो बेंजीन है वो भी स्टेबल होता है। आयनिक संरचना का योगदान इनमें अत्यंत कम होता है, और जहाँ पर भी आयनिक संरचना का योगदान कम होता है वो स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल होती है, जबकि आयनिक संरचना का योगदान अगर अनुनाद में ज़्यादा हो तो वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती है। उसे और डिटेल में हम अगले वीडियो में लेंगे।